Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about antibiotics, their types, and the mode of action of antibiotics, right? But first, we'll go for the definition of antibiotics. कि antibiotics है क्या, right? Antibiotics ऐसे substances हैं that are derived from microorganism and they may be produced synthetically. They destroy or limit the growth of living organisms. ये क्या करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल किया जाता है या इनको लैब्स के अंदर सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है। उनका फंक्शन क्या होता है कि ये लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक दिया करते हैं। फर्स्ट वील सी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट? So this is a brief history of antibiotics. In 1877, Louis Pasteur inhibition of some microbes by others, anthrax, उसने कुछ substances को यूज़ किया था, उसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करवा दिया था, राइट? उसके बाद गेल्मो ने सिंथेसाइज की थी एक एंटीबायोटिक इन 1908 और उस एंटीबायोटिक को फर्स्ट सल्फोनामाइड कहते हैं। ये सल्फ़र और अमीनो एसिड्स का एक कॉम्बिनेशन था, राइट? उसके बाद पॉल आए, उन्होंने भी कुछ एंटीबायोटिक्स के ऊपर काम किया था, राइट? उन्होंने आर्सेनिक कंपाउंड्स को बनाया था और आर्सफेनामाइन उनकी जो मेडिसिन थी उन्होंने बनाई थी, उसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, राइट? इसके अलावा एनसेनबर्ग आए थे 1930 के अंदर, उन्होंने बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एजोडाइज को किया था। एजोडाइज सल्फोडाइज हुआ करती हैं, ठीक है? और उन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया था। एसेनबर्ग ने बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी डिटेल हम लोग कमिंग स्लाइड्स के अंदर देखने वाले हैं, ओके? Here is history of infection control that was run by Joseph Lister. Joseph Lister का जो पीरियड था वो 1827 से 1912 तक था। He was an English surgeon. Knew of Louis Pasteur's germ theory. Louis Pasteur से पहले के थे और उन्होंने रीज़न किया था that if airborne microscope could sour milk and rot meat, they may also infect wounds. कि अगर हवा में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं, नज़र ना आने वाले जो जर्म्स हैं, वो दूध को ख़राब कर सकते हैं, गोश्त को गलार सड़ा सकते हैं, तो वो ज़ख्मों पर भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? इन 1960 ही इंट्रोड्यूस्ड डिसइंफेक्शन ऑफ ऑपरेटिंग थिएटर्स यूजिंग कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड को उन्होंने डिसइंफेक्शन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स के लिए यूज़ किया था। और इसके अलावा लिस्ट्रीन एंटीसेप्टिक, लिस्ट्रीन एक एंटीसेप्टिक है, उसके स्प्रे को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे, राइट? Gloves were originally introduced to prevent dermatitis from antiseptics. Dermatitis means skin disease. एंटीसेप्टिक के यूज़ से बाज़ों को एलर्जी हुआ करती है जिसकी वजह से कुछ लोगों में स्किन डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, तो उन डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक्चुअली ग्लव्स को यूज़ किया गया था, राइट? फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था ये जो सर्जरी के दौरान ग्लव्स पहने जाते हैं, राइट? ये डॉक्टर्स की अपनी प्रिवेंशन के लिए था रादर देन कि हम पेशेंट्स की बात करें। Here is the detail of some of the antibiotics जिसको कि इनिशियली बनाया गया था, राइट? पेनिसिलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। सल्फोनामाइड की भी हम लोगों ने बात की कि अर्लिश ने इसको बनाया था। ड्रग कंपनीज बिगेन मैस प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। मैस प्रोडक्शन मीन ज़्यादा क्वांटिटी में पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है उसको प्रोड्यूस करना 1943 में ड्रग कंपनीज ने स्टार्ट किया था। सिफेलोस्पोरिन एक और क्लास है एंटीबायोटिक्स की। इसका प्रीकर्सर ऑक्सफोर्ड को सेंड किया गया था फॉर द पर्पस ऑफ सिंथेसिस। एरिथ्रोमाइसिन को फर्स्ट टाइम एक फंगस से ड्राइव किया गया और उस फंगस का नाम था स्ट्रिप्टोमाइसिस एरेथ्रोसिस, राइट? मेंसोमाइसिन एक और है, इस मेडिसिन है, इसको भी पेनिसिलिन से लिया गया था। इसके अलावा लेंजोलिड है, फ्लोरिनेटेड है, लेंजोलिड इंट्रोड्यूस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इन सब की हिस्ट्री दी हुई है, आप उसको देख सकते हो। नो डाउट इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू योर सिलेबस, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन दिस इज़ इन दिस वीडियो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर, राइट? ओके, एंटीबायोटिक्स को तो हम लोगों ने देख लिया। हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करते हैं। ये क्या हुआ करता है? एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब हम मिलती जुलती बात कर रहे हैं, राइट? एनी केमिकल और ड्रग यूज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन डिजीज आइदर बाय इनहिबिटिंग और बाय किलिंग द पैथोजेंस इन वाइवो। कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसी मेडिसिन
जिसको कि यूज़ किया जाता है ताकि इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकें या उस इन्फेक्शन को कॉज करने वाले जो भी जर्म्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक सकें या उनको टोटली किल कर सकें। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की बात करते हैं। वो एजेंट जो कि ये काम करते हैं कि पैथोजेंस को रोक देते हैं, उनकी ग्रोथ को या मार देते हैं या इन्फेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, ऐसी मेडिसिन की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिनको कि हम एंटीबायोटिक के तौर पर या एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पर यूज़ करें। ठीक है, एंटीबायोटिक मीन या एंटी माइक्रोबियल मीन माइक्रोब्स के अगेंस्ट, राइट। सो ऐसी मेडिसिन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। दे मे कॉज नो डैमेज टू द होस्ट। होस्ट मीन जो पर्सन यूज़ कर रहा है इस मेडिसिन को, उसके लिए कोई इसका डैमेज होना नहीं चाहिए, राइट। ना ही ये एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करे होस्ट के अंदर, राइट। इट मस्ट बी स्टेबल इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म। इनको हम सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ कर सकें, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ करें और इन दोनों फॉर्म्स में इनकी कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, राइट। रिमेन इन स्पेसिफिक टिश्यूज़ इन द बॉडी लॉन्ग इनफ टू बी इफेक्टिव। ये जिस जगह को हैंडल करने के लिए, जिस जगह की मेडिकेशन के लिए इनको यूज़ किया गया है, ये वहीं तक बाउंड रहें और वहाँ पे लंबे थोड़े अरसे तक रहें ताकि वहाँ पे इफेक्टिवनेस इनकी बरकरार रहे, राइट। दे मस्ट हैव द एबिलिटी टू किल द पैथोजेंस बिफोर दे म्यूटेट एंड बिकम रेजिस्टेंट टू इट। इनके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल जो जर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर एंटर हुए हैं या बॉडी के ऊपर हैं, ये उनको चेंज होने से रोके और प्लस इनको जल्दी ही किल कर दे, इससे पहले कि वो ख़ुद को चेंज करें और इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करें। ठीक है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एबिलिटी हुआ करती है कि वो खुद को चेंज करते रहते हैं। चेंज मीन वो जेनेटिकली खुद को चेंज करते या करते हैं। हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ अर्से बाद क्या होता है वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट खुद को रेडी कर लेते हैं कि अब ये मेडिसिन हमारे अंदर हम पे असर ना करे। वो अपनी शेप को, अपनी केमिस्ट्री को किसी और फॉर्म में चेंज कर लिया करते हैं। नाउ वी हैव नीड टू सिंथेसाइज अनदर मेडिसिन टू ट्रीट द सेम जर्म, राइट। तो इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि पैथोजेंस को जल्दी ही मार दें, बहुत जल्दी उनके ऊपर एक्शन शो करें, उनको इनहिबिट कर दें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें बिफोर, इससे पहले कि वो खुद को म्यूटेट करें, खुद को चेंज करें और इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करें, राइट। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। दो तरह की सोर्सेज होती हैं इनकी। नेचुरल सोर्सेज कि हम किसी प्लांट से, किसी फंगस से इनको हासिल कर सकते हैं, किसी बैक्टीरिया से हासिल कर, मतलब फंगस से या बाकी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको हासिल कर सकते हैं नेचुरली। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिंथेटिकली इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंथेटिकली मीन इन द फार्मास्यूटिकल लैब्स, राइट। तो नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं। फंगस है, उससे नेचुरली पेनिसिलिन को हासिल किया जाता है। ग्रेसियोफ्लोविन एक एंटीबायोटिक है, उसको हासिल किया जा सकता है। इसी तरह से बैक्टीरिया से डिफरेंट जो एंटीबायोटिक्स है उनको हासिल किया जा सकता है, जिसमें पॉलीमिक्सिन है, एक्टिनोमाइसीटस है, बेसिलस बैक्टीरिया का नाम है। और इस बेसिलस बैक्टीरिया से जो एंटीबायोटिक हासिल की जा सकती हैं वो पॉलीमिक्सिन है और बेसिट्रेसिन है। बेसिट्रेसिन का तो यूजुअली नाम सुना हुआ भी होगा, डिफरेंट ऑइंटमेंट्स के अंदर ये यूज़ हुआ करती है, ठीक है, एंटीबायोटिक के तौर पर। इसके अलावा दूसरा एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है एक्टिनोमाइसीटस। एक्टिनोमाइसीटस से 3 एंटीबायोटिक्स हासिल की जा सकती हैं। उनमें टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरोमफेनिकोल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, राइट। एक ही बैक्टीरिया से ये तीनों मेडिसिन हासिल की जा सकती है। सेकेंड ऑप्शन आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सिंथेटिकली भी कुछ एंटीबायोटिक्स को बनाया जा सकता है, राइट। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की। इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या है उस लिहाज से इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक, ठीक है। और दूसरा कि इनका एक्शन क्या है, क्या ये बहुत ज़्यादा एक ही मेडिसिन एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए काम कर सकती है या ये कोई एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक है और दूसरी अगर डिज़ीज़ होगी तो दूसरी एंटीबायोटिक तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस लिहाज से इनके बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के लिहाज से इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। बट फर्स्ट ये नैरो स्पेक्ट्रम क्या है, इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है, उसके ऊपर मैं अभी भी बात कर चुकी हूँ। नैरो स्पेक्ट्रम मीन
कि कोई एंटीबायोटिक हमने ली और वो स्पेसिफिक है किसी एक ही डिजीज़ के लिए, तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को हम नैरो स्पेक्ट्रम कहा जा करते हैं। जबकि कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए इफ़ेक्टिव हुआ करती हैं। सच एंटीबायोटिक्स आर नोन एज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, राइट। ऊपर दो टर्म्स हमने यूज़ की हैं अकॉर्डिंग टू एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। ये दोनों क्या हैं, पहले इनकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, राइट। These are the definitions of bacteriostatic and bactericidal. Bacteriostatic mean क्या हुआ करता है, bacteriostatic mean the agent that prevent the growth of bacteria. They keeps the bacteria in the stationary phase of growth. मतलब ये कि बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने से रोक देती हैं, उनकी रिप्रोडक्शन को, उनको अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने से रोक दिया करती हैं। ये बैक्टीरिया को एक स्टेशनरी स्टिल फेस के अंदर रोक दिया करती हैं वहाँ, और स्टेशनरी कर दिया करती हैं, स्टिल कर दिया करती हैं। ऐसे फेज़ में उनको दाखिल कर देती है कि बैक्टीरिया खुद को फर्दर ग्रो नहीं कर सकते हैं, राइट। जबकि बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स कौन सी हुआ करती हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल कर दिया करती है, टोटली ख़त्म कर दिया करती हैं। ओके, सेकंड जो हम लोगों ने बात की थी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम की बात की थी, या शॉर्ट स्पेक्ट्रम की बात की थी। शॉर्ट स्पेक्ट्रम मीन स्पेसिफिक, किसी डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन, वो किसी दूसरी डिजीज़ के लिए ऐसी मेडिसिन काम नहीं कर रही, तो उनको शॉर्ट स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम कहते हैं। उनकी कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई, मेडिसिन के नाम दिए हुए, पेनिसिलिन जी, फ्लॉक्सिसिलिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन और फ्लॉक्सिसिलिन, ठीक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब इनको किसी एक डिजीज़ के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, किसी एक इन्फेक्शन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई सेकेंड इन्फेक्शन कोई और डिजीज़ हो जाती है तो ये उस पर काम नहीं किया करती हैं, राइट। जबकि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए इफेक्टिव हुआ करती है। फॉर एग्जांपल अमोक्सिसिलिन की बात करते हैं, यूजुअली आपको ऑगमेंटन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होगी, इसके साथ एक और कंपाउंड को कंबाइन किया जाता है। तो ये आप फ्लू के लिए जाएं जब भी आपको दे दिया जाएगा, आप सर्जरी करवाते हैं जब भी आपको दीजिए, तो इसके बहुत सारे पर्पसेस हैं, यूजेज जिसका जो है वो ब्रॉड हुआ करता है, राइट। इसके साथ टेट्रासाइक्लिन की बात करते हैं, सेफेलोस्पायरिन की बात करते हैं, क्लोरामफेनिकोल की बात करते हैं, रेथ्रोमाइसिन की बात करते हैं। तो ये रेथ्रोमाइसिन जो होती है ज़्यादातर ऑइंटमेंट्स हुआ करती हैं, ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में हुआ करती है, जो कि मल्टीपल इन्फेक्शंस में यूज़ की जा सकती हैं, राइट। ओके, ब्रॉड और नैरो में तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं। अब इनमें से कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक हैं और कौन सी बैक्टीरियोसाइडल हैं, मतलब कौन सी ऐसी हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती हैं और कौन सी ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर देती है, राइट। तो ग्रोथ को स्टॉप करने वाली कौन सी हैं, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है, एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन वगैरह हैं। जबकि बैक्टीरिया को किल करने वाली एंटीबायोटिक्स कौन सी, सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं, और इसके अलावा कॉट्रीमॉक्साजोल है, राइट। These are some of the examples of antibiotics that are divided into two types of bacteriostatic action and bactericidal mode of action of the antibiotic. मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब खुद से भी ना लें, और ओवर यूजेज भी इनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा लेते हैं तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो इनके अगेंस्ट जो हैं वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दिया करते हैं, और उसके बाद अगर हम इन मेडिसिन को किसी रीज़न की बेस पे लें तो ये असर नहीं किया करती हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव गॉट अ फीवर और डायरिया और एनी काइंड ऑफ कोल्ड, तो आपको कुछ लोग एडवाइस कर रहे होते हैं कि ये एंटीबायोटिक ले लो, वो एंटीबायोटिक ले लो, बट यू शुड अवॉइड इट। डोंट टेक एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ फ्री सैंपल देने वाले लोग भी कुछ हॉस्पिटल्स में बैठे हुए होते हैं जो कि अपनी मेडिसिन्स की, अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए होते हैं। तो वो भी आपको एडवाइस करते हैं कि जाने से पहले आपको अच्छा फला बीमारी है तो जाने से पहले हमारी मेडिसिन ज़रूर लेकर जाइएगा। सो आपने इस तरह के भी कोई फ्री सैंपल्स को नहीं लेना होता है अनलेस योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब यू एनी काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। So guys, this is all for antibiotics, right? I hope this one is helpful for you guys. If you guys have any query or any question, do text me or write me in the comment section. Thank you so much.